नमस्कार, स्वागत है आप सबका। लास्ट क्लास तक अपन ने मसल्स की बात कर ली थी पूरी, और अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 2 क्लास पूरी हो चुकी है। आज अपन टॉपिक लेकर के आए हैं नया, ब्लड। हालांकि ब्लड नाम से आपका पर्टिकुलर को टॉपिक का नाम नहीं दे रखा है, फिर भी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले अपने को ब्लड की हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। बीपीएड के छात्रों के लिए और एमपीएड के लिए दोनों को अलग अलग टाइप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएड वालों के लिए इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रक्त की बात करें। चलिए, रक्त या ब्लड का सिंपल सा फंडा है भाई। रक्त का जो अध्ययन है वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी जो एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भाई, कि 5 से 6 लीटर जो है वो औसत एवरेज क्या होता है, ब्लड होता है एक मानव शरीर के अंदर, जिसमें से पुरुष में लगभग 5.5 लीटर और महिला में 4.5 लीटर होता है। लिमिट दे तो 5 से 6 करना है अपने को, और फैक्ट पूछे तो फैक्ट अपने को 5 लीटर पर जाना है कि एक वयस्क एडल्ट मनुष्य के अंदर जो ब्लड है वो कितना होता है, एवरेज 5 लीटर होता है। ब्लड जो होता है भाई आपके प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर के बनता है। प्लाज्मा जो होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% होती है, क्वेश्चन नोट करना ये। और जो ब्लड सेल्स होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, वो 45% होती है। उसके बाद अगर बात करूं तो प्लाज्मा क्या होती है भाई, प्लाज्मा का 90% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। तो प्लाज्मा क्या है, वाटर है। और इसमें क्या है, और इसमें 8% प्रोटीन है भाई। ये बात इंपॉर्टेंट है। दोनों इफेक्ट पूछे गए हैं कि प्लाज्मा कितना होता है, ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा में कितना पानी होता है, 90% होता है। और 8% क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन कौन कौन से है, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है बीपीएड वालों को और एमपीएड वालों को। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इधर बात करते हैं अपन ब्लड सेल्स की बात करें अगर, तो ब्लड सेल्स भाई 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आजकल नाम पूछता है बोर्ड, ये वाले जो इसके साइंटिफिक नाम है। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये नाम याद कर लो तो बेहतर है। ये मैं एमपीएड वालों के लिए बात कर रहा हूं। बीपीएड की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही काफी होंगे। उसके बाद बात करते हैं आरबीसी की। नेक्स्ट चलते हैं अपन पेज के ऊपर। आरबीसी की अगर बात करें तो ये लीजिए, बात कर लेते हैं। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी की संख्या याद रखनी भी 50 से 55 लाख प्रति एम क्यूब होती है। क्या याद रखोगे, 50 से 55 लाख होती है भाई। और अगर 50 लाख भी याद रखे तो कोई बात नहीं है। और देते कि 5 मिलियन, तो बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है क्या। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 50 लाख या 5 मिलियन क्या होती है, आरबीसी होती है, प्रति 100 mm क्यूब में होती है। जीवन काल कितना होता है भाई, 120 दिन होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जीवन काल या कार्यकाल जो होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में नई आरबीसी बनती है। उसके बाद आरबीसी या ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर होता है भाई। ठीक है,
आरबीसी का कब्रिस्तान पूछे तो प्लीहा, हालांकि ये सवाल नहीं पूछेंगे। आप 3 बात ध्यान रखें, इसकी संख्या, इसका जीवन काल और इसका निर्माण कहाँ होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। संख्या कितनी होती है भाई, 50 से 55 लाख या फिर 5 मिलियन। कार्यकाल 120 दिन और निर्माण होता है हड्डियों के खोखले भाग में, जिसे अपन बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। भाई क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। इसके कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है भाई, लाल। पूछे कोई कि आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है। अपन कहते हैं ना आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ये किस किस का बना है भाई, हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन का बना है। तभी तो कहते हैं कि आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, जिसे अपन एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं ना, रक्त अल्पता। वो खून की कमी से होता है, एक्चुअल के अंदर वो आयरन की कमी से होता है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक बात है क्या। उसके बाद में आप आते हैं WBC के ऊपर आते हैं भाई। WBC को बोल दिया अपन ने ल्यूकोसाइट्स बोल दिया। संख्या होती है 4 से 11,000 और जीवन काल इनका 3 से 5 दिन का होता है। 2 ही बात ध्यान रखनी है, संख्या और जीवन काल। तीसरी बात, इनका कार्य क्या है, कार्य क्या है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। यानी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कौन बनाती है, WBC बनाती है। संख्या होती है 4 से 11,000, जीवन काल 3 से 5 दिन और काम इसका है रोग क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। आरबीसी का काम क्या था भाई, आरबीसी का काम था ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद बात करते हैं कि अच्छा अगर ऑप्शन के अंदर WBC नहीं रहे, ल्यूकोसाइट ऑप्शन में नहीं रहे, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, लिम्फोसाइट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, लिम्फोसाइट मिलेगा, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो WBC का ही एक भाग है जो मुख्य तौर पर बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर ये मिले ऑप्शन में तो ठीक बात, तो क्या मिलेगा आपको, लिम्फोसाइट मिलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है अपने को। क्लियर है बात। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें बोल दिया अपन ने थ्रोम्बोसाइट। क्या काम है इनका भाई, काम क्या है, थ्रोम्बोसाइट की संख्या पहले तो 1.5 से 3 लाख होती है। कितनी होती है भाई, 1.5 से 3 लाख होती है। ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी को डेंगू होता है तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स पे ही क्या होता है, अटैक होता है। ये सबसे पहले कम होती है। जीवन काल कोई फिक्स नहीं है, 5 से 9 दिन या 5 से 10 दिन तक क्या होता है, जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। अच्छा और क्या बात है, क्या काम करती है भाई, ये रक्त का थक्का जमाती है। क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। कौन करती है, आपकी प्लेटलेट्स करती है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं। जितनी बातें बता रहा हूं उतनी बातें ही याद रखनी है। ब्लड सेल्स की संख्या, उनका जीवन काल और उनका कार्य, इतनी बात ही ध्यान रखनी है और कुछ भी बात ध्यान नहीं रखनी है। अगले पेज की बात करता हूं, प्लाज्मा। किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा की बात कर लेता हूं भाई मैं। प्लाज्मा की बात कर लेता हूं। ये लीजिए,
बड़ा कर दिया इसको। प्लाज्मा क्या करती है? रक्त का 55% भाग है। कितना भाग है भाई? 55% भाग है, इसका है प्लाज्मा का। ब्लड का 55% भाग बनाती है कौन? प्लाज्मा बनाती है। प्रोटीन मैंने कहा था कितना होता है भाई? 8% होता है। ये दो डाटा याद रखने आपको। 55% भाग तो क्या होता है ब्लड का? प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का 90% भाग आपके क्या होता है? जल होता है। और प्लाज्मा का 8% पार्ट क्या होता है? प्रोटीन होता है। और मैंने लिखे हैं नीचे दो प्रोटीन, एमपीएड वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। दोनों ही जो है वो ब्लड क्लॉट करते हैं। क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाते हैं भाई, में योगदान देते हैं। रक्त का थक्का जमाने में योगदान देते हैं। अपन ने ब्लड क्लॉटिंग की बात की थी कि प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉट करती है। और कौन सहायता करते हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भी सहायता करते हैं। ये बात एमपीएड वालों के लिए विशेष है, बीपीएड वाले इस बात को याद नहीं रखें भाई। उसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हृदय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हृदय की बात कर लेते हैं। चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र या मैं कह दूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय वाहिका तंत्र और रक्त संचरण तंत्र के अंदर जो मुख्य ऑर्गन है उनकी बात करता हूं। मुख्य ऑर्गन है आपका हार्ट। कौन है भाई? हृदय। कौन है? और इसके अंदर फिर सहायक ऑर्गन फेफड़े। और कौन है आपके सहायक ऑर्गन? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां जो क्या काम करते हैं? ये पूरा सिस्टम काम क्या करता है? ये पूरा सिस्टम जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये ब्लड को प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका तक लेके जाता है और वापस हार्ट के पास लेकर के आता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, सबसे मेन ऑर्गन है हृदय, उसकी बात करते हैं कि हृदय की एनाटॉमी क्या कहती है, हृदय बॉडी में कहाँ है, किस शेप में है। ठीक बात है। तो भाई हृदय की जो स्थिति है वो स्टर्नम के पीछे है। कहाँ है? स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम के पीछे है। और कहाँ है? दूसरी से पांचवी पसली के बीच। पसली के बीच में है। कौन भाई? हृदय आपका स्टर्नम के पीछे, दूसरी से पांचवी पसली के बीच में। किस ओर है? बाईं ओर है। किस ओर है? बाईं मने लेफ्ट साइड में है। किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है। हार्ट जो है वो पूरा लेफ्ट साइड में नहीं है। ये स्टर्नम है, इसके पीछे है आपका। कह रहा कि दूसरी से पांचवी पसली के बीच में है और लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है लेकिन इसका भाई 2/3 भाग किधर है? लेफ्ट में है। किधर है? लेफ्ट में है। इसका 2/3 पार्ट तो लेफ्ट में है और 1/3 पार्ट राइट साइड के अंदर है। और ये सीधा नहीं होकर के कैसा है? ऑब्लिक की तरह झुका हुआ है। यूं क्या है? झुका हुआ भाई। ठीक है। क्या शरीर में उल्टा रखा गया? उल्टा इन द सेंस है कि हृदय का जो चौड़ा भाग है वो ऊपर की ओर है, संकड़ा भाग नीचे की ओर है। इसलिए बोल दिया क्या कि उल्टा रखा गया है। हमेशा किसी चीज का चौड़ा भाग जो होता है वो नीचे होता है, बेस बोलते हैं इसको। और संकड़े भाग को अपन टॉप बोलते हैं। तो उसका टॉप तो नीचे है और बेस ऊपर है, चौड़ा भाग ऊपर की ओर है। इसीलिए क्या बोल दिया इसको कि ये उल्टा रखा गया। इसकी आकृति पूछ लेते हैं, बंद मुट्ठी के समान होता है या शंकु के आकार का होता है? कौन भाई? अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन हृदय की बात कर रहे हैं। ये स्टर्नम के पीछे, दूसरी से पांचवी पसली के बीच में होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और क्या बोल दिया? कॉनिकल शेप या शंकु के आकार का होता है। अब फैक्ट की बात करें तो इसका वजन पूछते हैं। एवरेज, ऑन एवरेज हृदय का जो वजन होता है भाई वो 300 ग्राम होता। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। इसमें लिखा हुआ है कि 280 से 320, ये लिखा पुरुषों के अंदर। और महिलाओं पूछे तो 250 से 280 ग्राम होता है।
ठीक। लेकिन अगर कुछ भी नाम नहीं दे, डिफरेंशिएट नहीं करे, पूछे कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है, तो कितना होता है भाई, ऑन एवरेज 300 ग्राम क्या होता है, वजन होता है। अब बात करते हैं चेंबर। हार्ट के अंदर जो चेंबर होते हैं भाई, वो होते हैं 4 चेंबर। कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कैसे होते हैं इसकी बात मैं आगे कर लेता हूं। ये देखिए, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं हृदय का। अच्छा बने तो ठीक है। ये मान लेते हैं हृदय है आपका, और इस हृदय के अंदर ये आप मैंने एक कच्चा डायग्राम बना दिया है। अब इतना बढ़िया नहीं बना होगा मेरे से। ये आपका हार्ट बन गया, और इस हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ऊपर के 2 चेंबर जो होते हैं उन्हें बोल देते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद बोल देते हैं। और जो नीचे वाले चेंबर होते हैं उन दोनों को बोल दिया नीले। क्या बोल दिया? नीले। लिखा मिलेगा आपको। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको ऑरिकल या एट्रियम, और इन्हें बोलते हैं वेंट्रिकुलर। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, बात यहां तक। तो ऊपर के 2 हो गए आलिंद, और नीचे के दोनों हो गए नीले, और ये इनके बीच में एक वाल्व लगे होंगे। उनकी बात भी अपन कर लेंगे कि कौन से वाल्व है, कौन से वाल्व नहीं है। बात करते हैं, ये लीजिए, बात कर लेते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले की बात कर ली क्या अपन ने? बिल्कुल कर ली है। चलिए, बाएं आलिंद और नीले के बीच में वाल्व होता है, जिसे बोलते हैं द्विदलीय कपाट। ये बायां माना लेफ्ट साइड ये है भाई, और राइट साइड ये है। ठीक बात है, क्योंकि ये हार्ट ऐसे है, ऐसे खड़ा हूं मैं, ये मेरा लेफ्ट साइड और ये मेरी राइट साइड। ये कह रहा है कि बाएं आलिंद और नीले के बीच में जो ये वाल लगा हुआ है, इसे बोल दिया द्विदलीय कपाट। क्या बोला? द्विदलीय कपाट या मिट्रल वाल्व। क्या बोल दिया भाई? ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे नोट लगा लो। सवाल पूछने लायक है कि हृदय के बाएं या लेफ्ट आलिंद और नीले के जो बीच में ये वाल है, कपाट है, ये कौन सा कपाट है? द्विदलीय कपाट या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोल दिया बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोल दिया? अंग्रेजी वाले जान रखे, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दाएं आलिंद और नीले के बीच में वाल्व है भाई, दायां ये इधर राइट साइड। दाएं आलिंद और नीले के बीच में जो ये वाल्व है, इसे बोल दिया त्रिदलीय कपाट। क्या बोला? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोल दूं अंग्रेजी के अंदर में इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलूंगा? ट्राइकस्पिड वाल्व कह दूंगा। साथ साथ नोट करते रहें। ये सवाल पूछते हैं भाई, बहुत बार पूछा ये बोर्ड एग्जाम के अंदर, पीटीआई के अंदर, कि लेफ्ट साइड यानी बाएं आलिंद और नीले के बीच में तो 2 दल कपाट हो गया, मिट्रल वाल्व कह दिया, और दाहिनी ओर हो गया 3 दलीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व कह दिया अंग्रेजी के अंदर। अगला, हृदय के बाएं भाग और दाएं भाग को अलग करने वाली, ये बायां भाग ये दायां भाग, इसको अलग करने वाली जो ये दीवार है, इसे बोल दिया सेप्टम। क्या बोल दिया? कार्डियक सेप्टम कहते हैं इस दीवार को, सेप्टा बोल देते हैं। ओके, कार्डियक सेप्टम या सेप्टा कह दिया। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध इन द सेंस क्या होता है? बायां भाग कौन सा? लेफ्ट साइड, यानी इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट दोनों में ही कैसा रक्त रहेगा भाई? प्योर। प्योर इन द सेंस उस ब्लड में क्या गुड़ी रहेगी? O2 गुड़ी रहेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई है, CO2 नहीं है, उसे बोल दिया प्योर रक्त या शुद्ध रक्त कह दिया।
और दाएं भाग के अंदर, कौन से भाग में भाई, दाएं भाग के अंदर फोन, दाएं भाग यानी राइट साइड के अंदर कैसा ब्लड रहेगा, अशुद्ध रक्त। दायां भाग कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये दाहिना आलिंद और दाहिना नीले, इनमें कैसा रक्त रहता है भाई, अशुद्ध। अशुद्ध इन द सेंस उसमें क्या गुड़ी रहती है, CO2 रहती है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, अशुद्ध बोल दिया। अब बात करते हैं रक्त वाहिनियों की, बात करते हैं भाई। रक्त वाहिनियां जो होती है वो ब्लड वेसल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की, धमनी और शिरा। धमनी को बोल दिया अपन ने आर्टरी, शिरा को बोल दिया अपन ने वेन। हमेशा एक बात नोट रखना, धमनियां जो होती है, आर्टरीज जो होती है, उनमें हमेशा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त रहता है। प्योर का मतलब क्या होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। और जो वेन्स होती है, शिराएं होती है, उनमें कैसा रक्त रहता है भाई, अशुद्ध रक्त रहता है, उनमें CO2 युक्त रक्त रहता है भाई। क्लियर है। अपवाद, एब्सेप्शन है दो, अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कैसा रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा। बात गड़बड़ कर गई ना। ऊपर अपन ने बात की कि धमनियों में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, लेकिन अपवाद कौन सी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऊपर अपन ने बात की कि शिराओं में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। अपवाद फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। कैसे क्या होती है बात कर लेंगे। उसके बाद तीसरी नलिकाएं हैं केशिकाएं या कैपिलरीज। धमनियां और शिराएं जो होती है वो आगे चल करके कैपिलरीज में डिवाइड होती है, जो पतली महीन धागेनुमा संरचनाएं होती है, जो लास्ट में कोशिका तक, सेल तक ब्लड लेकर के जाती है। क्लियर है भाई। सेल तक ब्लड लेकर कौन जाएगी, केशिकाएं। सेल से वापस ब्लड कौन लेकर के आएगी, केशिकाएं लेकर के आएगी। कौन लेके आएगी भाई, केशिकाएं लेकर के आएगी। तो आप तो धमनी और शिरा दो याद रख लोगे, वो बहुत है, पर्याप्त है। धमनियों में कैसा रक्त, शुद्ध, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है भाई, दो होती है। कितनी, दो। पल्मोनरी वेन कितनी होती है, चार होती है। कितनी होती है, चार होती है। ये बात भी ध्यान में अपने को होनी चाहिए। उसके बाद हार्ट रेट का सबको पता है कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है हृदय की धड़कन। उसके बाद हार्ट रेट को पेस मेकर, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, इसको छोड़ दो, ये काम की बात नहीं है। पेस मेकर द्वारा कंट्रोल करते हैं, इस बात को छोड़ देना। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं भाई, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लगाते हैं ना, डॉक्टर कानों के अंदर पहनता है उसको, फिर चेक करता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रख लेना, आ सकता है भाई। क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप कहते हैं। फेफड़े क्या काम करते हैं, फेफड़ों का काम है हृदय को प्योर करना, हृदय को शुद्ध करना। कैसे, फेफड़ों के अंदर होती है भाई आपकी ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़े अपनी ऑक्सीजन उसमें घोल देंगे, और ब्लड में जो CO2 है, जो क्या है, CO2 है, उस CO2 को अपने पास रख लेंगे। तो एक्चुअल में फेफड़े काम क्या कर रहे हैं, रक्त को शुद्ध कर रहे हैं ना भाई, O2 घोल रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं। तो लंग्स का काम है फेफड़ों को, रक्त को शुद्ध करना। बात क्लियर है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज की बात करता हूं। नेक्स्ट बात करें अगर अपन, ये लीजिए हृदय चक्र। ये सवाल पूछ सकते हैं भाई आपसे, ध्यान रहना चाहिए बात को आपको। एक हृदय चक्र
कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ये बात नोट कर लेना, सवाल पूछेंगे आपसे। यानी ब्लड का हृदय से वापस सेल तक जाना और सेल से पुनः हृदय के पास में आना, या मैं यूं कह दूं कि हृदय जो एक बार धड़कता है ना भाई, धड़कता है, या एक बार हृदय पंप करता है ना, उस एक बार पंप करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, हृदय चक्कर कहते हैं। समय कितना लगता है भाई? 0.8 सेकंड का समय लगता है। और ये बातें याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कम से कम प्री बीपीएड वालों को तो नहीं पड़ेगी कि वेंट्रिकल का कितने में होता है और ऑरिकल का कितने में होता है। ये बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है। क्या याद रखोगे? 0.8 सेकंड। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एमपीएड वालों को बात ये पता होनी चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। प्री बीपीएड वालों को ये बात पता नहीं भी होगी तो चलेगी, क्योंकि उनके अभी तक इसका काम नहीं पड़ा है। जो एमपीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो बीपीएड की पढ़ाई पढ़ के आए हैं भाई, और बीपीएड में सारा कुछ सिस्टम दे रखा है। ठीक बात। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? जब हार्ट एक बार पंप करता है, हार्ट के एक बार पंप करने से जो आपकी महाधमनी है, उसमें जो रक्त गया है उस रक्त की मात्रा को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। महाधमनी कैसी है, क्या है, मैं बात कर लेता हूं। बात कर लेता हूं। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये अपन ने एक डायग्राम बनाया हार्ट का, और मैं इसको फटाफट से इसको बना देता हूं। ये हो गया राइट साइड वाला पार्ट, ये हो गया लेफ्ट साइड। इन्हें बोल दिया ऊपर को तो अपन ने बोल दिया आलिंद, इन्हें बोल दिया अपन नीचे वालों को नीले। ठीक बात है। हृदय के राइट वाले आलिंद के अंदर दो नलियां आती है, ऊपर से आएगी एक नीचे से आएगी। इन्हें बोल दिया उदर्व महाशिरा। क्या बोल दिया? इसे बोल दिया निम्न महाशिरा। निम्न, थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। हार्ट के राइट साइड के अंदर रक्त कैसा बह रहा था भाई? अशुद्ध रक्त बह रहा था, इसमें और इसमें, दोनों के अंदर। तो निम्न महाशिरा और उदर्व महाशिरा ये कैसा रक्त लेके आ रही है? अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है। किसमें डाल रही है? इसमें डाल रही है, आपके दाएं आलिंद में डाल रही है। दाएं आलिंद से ब्लड किस में आएगा? वाल के थ्रू दाएं नीले में आएगा। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है भाई। दाएं नीले से रक्त जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय शिरा, धमनी, सॉरी, फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू जाएगा। अपन ने बात की एकमात्र धमनी अपवाद स्वरूप जिसमें कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। ये पल्मोनरी जो आपकी आर्टरीज है, ये दोनों ही मान लो यहां से निकलेगी, एक इसमें से एक यहां से। कोई भी नली नीचे से नहीं निकलती है भाई, समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी सारी पाइप ऊपर से ही निकलती है। अपन डायग्राम समझ रहे हैं। दोनों ही पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके दो होते हैं लंग्स, दोनों में लेके जाएगी। ये इसमें चली गई और ये इसमें चली गई। क्यों लेके गई है? लंग्स क्या करेंगे? फेफड़े करते हैं भाई रक्त को
शुद्ध करेंगे। यहां पर रक्त में क्या घुल जाएगी? ऑक्सीजन घुल जाएगी। क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी। फेफड़ों में रक्त को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। और शुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों से लेकर के आती है फुफ्फुसीय शिरा। कौन लेके आती है? फुफ्फुसीय। बात की मैंने, एकमात्र अपवाद हो गया शिरा का, जिसमें कैसा रक्त है? अब कैसा रक्त है इसमें? शुद्ध रक्त है, क्योंकि शुद्ध कहाँ हो गया था? फेफड़ों में शुद्ध हो गया था ना। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर के आई है फुफ्फुसीय शिरा। संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? चारों ही कहाँ आई थी? लेफ्ट आलिंद के अंदर, बाएं आलिंद के। और अपन ने बात की थी कि हृदय के बाएं भाग में कैसा रक्त होता है भाई? शुद्ध होता है। बाएं आलिंद से रक्त वाल के थ्रू कहाँ आ गया? बाएं नीले में आ गया। और इस बाएं नीले से भाई एक बहुत बड़ी धमनी निकलती है, ऊपर से निकलती है। मैं डायग्राम में नीचे बना देता हूं। इसे बोल दिया महाधमनी। क्या बोल दिया? महाधमनी कह दिया। और ये जो महाधमनी है कैसा रक्त लेके जा रही है भाई? शुद्ध रक्त लेकर के जा रही है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये महाधमनी आगे बहुत सारी धमनियों को क्या कर देगी? रक्त सप्लाई कर देगी। और वो धमनियां जो है, वो धमनियां कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी। और सेल के अंदर क्या होगा? गैस एक्सचेंज की क्रिया होगी। तो बात लिखी थी यहां पर, कहां पर? अच्छा, महाधमनी जो होती है वो किससे अटैच होती है भाई? वो आपके बाएं नीले से होती है। किससे होती है? बाएं नीले से निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लेता हूं मैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा था मैं। ये गड़बड़ हो गई मामला भाई। ये बात अगर क्लियर है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं भाई। कि स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा था। हृदय के एक बार पंप करने से रक्त की जो मात्रा महाधमनी में आती है, कितनी बार? सिर्फ एक बार संकुचन से रक्त की जो मात्रा बाएं नीले से किस में आएगी? महाधमनी में आएगी। उस मात्रा को बोल दिया अपन ने स्ट्रोक वॉल्यूम कह दिया। उस क्या बोल दिया अपन ने भाई? आघात आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम कह दिया। और उसका मान होता है, कितना होता है? 70 ml। कितना होता है भाई? 70 ml। कितना होता है? फिक्स है भाई। ये ऑन एवरेज सब के अंदर ही स्ट्रोक वॉल्यूम का मान 70 ml होता है। लैंग्वेज देके पूछता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हृदय के एक बार संकुचन से रक्त की जो मात्रा महाधमनी में आती है, उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरी बात लिखी है मैंने, कार्डियक आउटपुट। क्या लिखी है? कार्डियक आउटपुट। कुछ भी नहीं है। अपने स्ट्रोक की बात करी। अब मैं कहता हूं कि हृदय द्वारा 1 मिनट में महाधमनी में भेजी गई रक्त की मात्रा। बात ओके? एक संकुचन से जो मात्रा आई थी उसे बोल दिया अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला था? स्ट्रोक वॉल्यूम कह दिया था। अब मैं कहता हूं कि हृदय के द्वारा 1 मिनट के अंदर जो रक्त की मात्रा महाधमनी में जाएगी उसे मैं कह दूंगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक शब्द जो है वो हृदय के लिए काम में लेते हैं। आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना। यानी हृदय जो होता है वो 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकालता है उसे बोल दिया कार्डियक आउटपुट। तो 1 मिनट के अंदर भाई आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार धड़कने में, एक बार पंप करने में कितना ब्लड बाहर फेंकता है? 70 ml। क्या गुणा कर दूं क्या? लगभग कितना आएगा? लगभग कह रहा हूं मैं 5000 ml नहीं आया क्या? 70 ml को मैंने 72 से गुणा किया, 5000 ml नहीं आया क्या? तो आपका हृदय जो है वो 1 मिनट में 5000 ml, ये इसको लिख सकता हूं मैं 5 लीटर भाई। लिख दूं क्या? 1000 ml में एक क्या होता है? लीटर
होता है, 5 लीटर जो ब्लड होता है वो हृदय 1 मिनट में बाहर फेंक देता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये कह सकता हूं क्या मैं कि 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी जो है वो 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर देगी। भाई हृदय अगर बाहर निकाल रहा है तो इसके पास आ भी तो रहा है ना, अगर आएगा नहीं तो बाहर कहां से निकालेगा। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट कर देता है हृदय, और उस 5 लीटर को ही बोल दिया अपन ने कार्डियक आउटपुट। अब मैं इस बात को इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। इसको बनाना हो वो वीडियो को पॉज करके बना लेना भाई। चलें, आइए बैक टू द पॉइंट। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आ गया कि हृदय के एक बार संकुचन से रक्त की जो मात्रा किसमें आती है, महाधमनी में, उसे क्या बोल दिया अपने, आघात आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है, 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट की बात कर लेते हैं। आगे आउटपुट हृदय की दर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। बात क्लियर है क्या? कार्डियक आउटपुट की बात कर ली कि हृदय की दर कितनी है भाई, 70 ले ली मैंने, यहाँ 72 ले दो, ये लो 72, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, गुणा कर दिया इसको, यानी हृदय के द्वारा 1 मिनट में भेजी गई रक्त की मात्रा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। कुछ याद मत रखो, बीपी जो होती है आपकी नॉर्मल 120 से 80 mmHg होती है, mmHg होती है, 120 से 80 mmHg होती है। इतनी ही बात ध्यान रखो। और सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, ये बात आपको ध्यान नहीं रखनी है। एमपीएड वाले जरूर ध्यान रखें कि सिस्टोल किसे कहते हैं और डायस्टोल किसे कहते हैं। कहीं लिखा है क्या मैंने? ये रहा डायस्टोलिक आ गई ये तो, और ये हो गई सिस्टोलिक आ गई। सिस्टोलिक का मतलब है अपर लिमिट। कौन सी है? अपर लिमिट। डायस्टोलिक कौन सी होती है? लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट कब आती है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से जो आपकी धमनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, महाधमनी के ऊपर, उसे बोल दिया अपन ने सिस्टोलिक दाब। और जब वापस हार्ट के जो नीले होते हैं, हृदय के जो नीले होते हैं ना वेंट्रिकल, वो रिलैक्स मोड में आते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो जब प्रेशर पड़ता है महाधमनी के ऊपर, उसे बोल दिया अपन ने डायस्टोलिक कह दिया। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना था मेरे को, लेकिन टाइम नहीं अपने पास भाई। क्या याद रखेंगे आप? बीपी ब्लड प्रेशर याद रखेंगे क्या? बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80 mmHg। ये बात ध्यान रखें। स्फिग्मो मैनोमीटर क्या याद रखेंगे? स्फिग्मो मैनोमीटर रक्त दाब मापी यंत्र। डॉक्टर के पास गए हो कभी? यहाँ आपके वो पट्टा बांधता है, उसके बाद वो हवा भरता है ना, उस मशीन को बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर, जो आपका ब्लड प्रेशर मापती है। और आपको कोई बात याद नहीं रखनी है, हृदय की परतें, ये बात तो याद रखनी है भैया ना, स्फिग्मो मैनोमीटर वाले तो ये सवाल पूछ सकते हैं। हृदय की परतों की बात कर रहे हैं। कल मैंने बात कर ली थी भाई, हार्ट की 3 परतें होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली परत को बोल दिया अपन ने एपिकार्डियम, उसके बाद बीच वाली को बोल दिया अपन ने मायोकार्डियम, और लास्ट वाली को बोल दिया अपन ने अंदर वाली को एंडोकार्डियम कहा था। और अपन ने ये बात भी कही थी कि जो हृदय की मसल्स की होती है परत, उसे बोलते हैं मायोकार्डियम कहते हैं। ओके, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हृदय का काम रक्त को पंप करना है, रक्त को शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचाना है, लेकिन क्या हृदय को खुद को रक्त नहीं चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए होता है। और हृदय को रक्त की यानी ब्लड की सप्लाई कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी करती है, कोरोनरी धमनी करती है। सवाल पूछा गया है कि हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करती है? कोरोनरी धमनी करती है। वाल्व की बात करते हैं, बीपीएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात की ना द्विदलीय कपाट,
किधर होते हैं? बाएं आलिंद और नीले के बीच में होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं? दाएं आलिंद और नीले के बीच में होते हैं। अब ये दो वाल्व छोड़ दो आप, ये आपसे नहीं पूछेंगे। पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व आपसे नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी। ठीक बात। आते हैं व्यायाम का रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बात करते हैं। व्यायाम के समय क्या होती है? हार्ट रेट बढ़ती है। जब व्यायाम करते हैं ना तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी भाई? बढ़ेगी। लेकिन अगर खिलाड़ी की कंडीशनिंग अच्छी है, अनुकूलनता अच्छी है, तो शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाएगी। ओके, ये है भाई व्यायाम का आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर प्रभाव। अगर नया खिलाड़ी है तो उसकी हार्ट रेट जो है वो वापस नॉर्मल आने में टाइम लेगी। लेकिन अगर ट्रेंड एथलीट है तो उसकी कंडीशनिंग के कारण क्या होगी भाई? शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाएगी। व्यायाम के कारण क्या होती है? नई नई रक्त वाहिनियां बनती है। क्या बनती है? केशिकाएं बनती है भाई। अगर रेगुलर व्यायाम करते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर नई नई ब्लड कैपिलरीज बनेगी जो अधिक ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाएगी। यानी अधिक क्या लेके जा रही है? अधिक रक्त लेके जा रही है कोशिकाओं तक। रक्त में अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। तो खिलाड़ी के लिए फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल है। खिलाड़ी की हार्ट रेट घटती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात ध्यान में रखनी है कि रेगुलर एक्सरसाइज से एक अच्छा एथलीट जो होता है उसकी आराम के समय जो हार्ट रेट होगी भाई वो क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो एथलीट हूं, ठीक है, और मेरी हार्ट रेट आज तो सामान्य है, बेहतर है। कितनी है? 70-72 है। अगर मैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ट्रेनिंग करता हूं तो जो मेरा हार्ट है वो हो जाएगा एथलेटिक हार्ट। ठीक है, यानी मेरा हार्ट का जो साइज है, जो वेट है वो बढ़ जाएगा। और 3 साल के बाद में अगर मुझे आराम से बिठा करके एकदम रिलैक्स मोड के अंदर मेरा हार्ट रेट नापोगे तो मेरी हार्ट रेट जो है वो बेहतर नहीं आएगी, 70 भी नहीं आएगी, वो 65 हो सकती है, वो 60 हो सकती है, 55, 50, 45, 40, 35 कितनी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि मैं ट्रेनिंग किस हिसाब की है, मैं किस तरह का एथलीट हूँ, मैं बहुत ही हाई लेवल का एथलीट हूँ या मैं एथलीट बहुत ही नॉर्मल हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरी हार्ट रेट क्या होगी भाई? कम रहेगी, घटती हुई रहेगी। ओके, लिखा है कि एक ट्रेंड एथलीट की हार्ट रेट 32 से 40 प्रति मिनट हो सकती है। अपन इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड एथलीट की बात करूं तो उसकी हार्ट रेट कम रहेगी। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये बात आप छोड़ दो, ये बात छोड़ दो। हाँ, आघात आयतन और हृदय निकास की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी ये कह रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट जो है वो दोनों ही बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो हार्ट है उस हार्ट की कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। मोटर है ना, ये हार्ट वाली मोटर, उसकी पावर बढ़ गई, और पावर बढ़ गई तो अब वो ब्लड को अधिक पावर से पंप करेगी, बाहर पंप करेगी, तो आपका क्या बढ़ जाएगा भाई? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या स्ट्रोक वॉल्यूम जो बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये सवाल आ रखा है, एक एरोबिक एथलीट जो होता है उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? 120 ml तक हो सकती है। कितनी भाई? 120 ml तक हो सकती है। सामान्य अवस्था में एक ट्रेंड एथलीट जो होता है उसकी रेस्ट की अवस्था में जो कार्डियक आउटपुट है वो 5 से लेकर के 25 लीटर तक हो सकता है। अपन इस बात का लगा सकते हैं आइडिया। अपन ने बात की थी कि सर कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 5 लीटर होता है सामान्य। ये कह रहा है कि 5 से लेकर के 25 तक हो सकता है। किसका? एक अच्छे एथलीट का जो अच्छी ट्रेनिंग कर चुका है। और कह रहा है कि व्यायाम के समय उसकी जो
आउटपुट है वो 35 से 40 प्रति मिनट भी हो सकती है। लैक्टिक अम्ल देर से बनेगा। नियमित व्यायाम से हृदय का वजन बढ़ जाता है, हृदय का आकार बड़ा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। हृदय की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी। धमनियों और शिराओं का क्या बढ़ जाएगा? व्यास, यानी वो मोटी हो जाएगी भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता बढ़ जाएगी रेगुलर एक्सरसाइज से। क्या बढ़ जाएगी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। और इस बात में आपको कोई ध्यान नहीं रखना है। अगली बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की बात करूंगा और इसमें मैं बहुत ही सिलेक्टेड बातें करूंगा भाई, अपन फालतू की बकवास नहीं करेंगे। दिख रहा है आप सबको? चलिए, श्वसन तंत्र के अंदर दो क्रिया होती है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। टाइम तो नहीं हुआ होगा शायद, चलो ये बात तो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से अंग काम आते हैं उसकी बात करेंगे। पहला अंग नाक या नासिका छिद्र। अपन श्वास नाक से लेते हैं क्या? कोई कहे साहब श्वास तो मुंडों भी लेते हैं मुंह से, लेकिन मुंह जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, वो है डाइजेस्टिव ऑर्गन भाई। ठीक है, तो श्वास लेने के लिए भगवान ने नाक बनाई है। नाक के अंदर नेजल कैविटी, नासिका छिद्र होते हैं क्या? नाक से जो वायु है वो कहाँ गई? फेरिंग्स। कहाँ गई भाई? फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स को बोल दिया अपन ने ग्रसनी। फेरिंग्स से कहाँ आई? लैरिंग्स में आई। कहाँ आई? लैरिंग्स के अंदर आ गई भाई। इसको बोल दिया अपन ने स्वर यंत्र, यानी वोकल जो कॉर्ड होता है इसके अंदर होता है, लैरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में से एक नली जो है वो पीछे की तरफ निकल गई। दिख रही क्या निकली हुई? कौन नहीं दिखे? उसे बोल दिया अपन ने भोजन नली। ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में से क्या हो गई? भोजन नली सेपरेट हो गई, यानी जहां अपन भोजन करते हैं। और श्वास जो है आपकी वो इस नली में आ गई, इसमें आ गई। इसे बोल दिया अपन ने ट्रेकिया। क्या बोल दिया? ट्रेकिया बोल दिया, विंड पाइप कह दिया। ट्रेकिया या विंड पाइप कहते हैं, श्वास नली कह दिया अपन ने। ट्रेकिया के बाद जो ये छल्लों के अंदर है ट्रेकिया, ये आगे डिवाइड हो गई, इधर और इधर, एक इस फेफड़े के अंदर और एक इस फेफड़े के अंदर। उसे बोल दिया अपन ने ब्रोंकस। लिखा नहीं क्या कहीं? ये लिखा है ब्रोंकस। क्या बोल दिया? ब्रोंकस कह दिया अपन ने इसे। दोनों ही ब्रोंकस जो है दोनों ही फेफड़ों के अंदर चले गए। प्रत्येक ब्रोंकस आगे चल करके बहुत सारी शाखाओं में क्या हो गया? बंट गया। क्या होती है ना पेड़ की शाखाएं, वैसे बंट गया। उसे बोल दिया अपन ने ब्रोंकियोल्स। क्या बोल दिया? ब्रोंकियोल्स कह दिया। और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये आपके फेफड़े की इस दीवार पे छल्ले नुमा संरचना होती है, गुच्छे नुमा, यूं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं वायु कोष्ठिका कोश या एल्वियोलाई कहते हैं। इनके अंदर जाकर के समाप्त होते हैं। यानी श्वास नाक से होती हुई फेरिंग्स, नाक से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से कहाँ आई? ट्रेकिया में। ट्रेकिया बंट गई आगे दो ब्रोंकस जो दोनों लंग्स में चली गई। ब्रोंकस बंट गई आगे ब्रोंकियोल्स, यानी शाखाओं में बंट गई। और ये ब्रोंकियोल्स जो है वो कहाँ एंड होते हैं? वायु कोष्ठिका कोश में एंड होते हैं। क्या जा रही है? श्वास जा रही है अंदर। श्वास में क्या गई अंदर? नाइट्रोजन गई, ऑक्सीजन गई। दो बड़े कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लास्ट में कहाँ गई? वायु कहाँ गई भाई? एल्वियोल में गई। एल्वियोल के अंदर कौन आया? रक्त आया। कौन आया? रक्त आया। रक्त क्या लेकर के आया? अपना अशुद्ध रक्त लेकर के आया भाई। एल्वियोल के अंदर आपकी फुफ्फुसीय धमनियां जो है वो कैसा रक्त लेकर के आई है? इम्प्योर ब्लड लेकर के आई है। जहां रक्त में क्या गुड़ गई? ऑक्सीजन गुड़ गई। रक्त से क्या निकल गई? CO2 निकल गई। किसके अंदर? एल्वियोल के अंदर। यानी मैं कहूं कि गैस एक्सचेंज जो है वो कहां हो रही है? एल्वियोल में हो रही है। तो बड़ी बात नहीं है ना भाई। ये आपको सारे ऑर्गन के नाम याद रखने हैं। नाक, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस,
ब्रोंकियोल्स और लास्ट में एल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका कोष ध्यान में रखना पड़ेगा। श्वास लेने को बोलते हैं प्रश्वसन, इंस्पायरेशन। श्वास छोड़ते हैं उसे बोलते हैं निश्वसन, एक्सपायरेशन। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। क्या बोलते हैं? प्रश्वसन बोल दिया इंस्पायरेशन, और इसे बोल दिया एक्सपायरेशन। क्लियर है क्या बात? चलिए आगे की बात करते हैं। इस बात को छोड़ दो। श्वसन प्रक्रिया में O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है ना भाई। क्या बोल दिया? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोल दिया। ये बात अपन नोट कर चुके हैं। बड़ा कर देता हूं इसको, लो अब दिख रहा होगा सबको, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं इस बात को, कहां चला रहा भाई, इस बात को भूल जाओ, छोड़ दो इस बात को छोड़ दो। अच्छा, ये प्रोसेस बता रखिए कि शुद्ध वायु जो है वो नाक के नोजल कैविटी से होते हुए कहाँ जा रही है? फेरिंग्स में जा रही है। और फेरिंग्स से फिर कहाँ आ रही है भाई? ये लेरिंग्स में आ रही है। कहाँ लिखा है? लेरिंग्स में आ रही है। लेरिंग्स से फिर ट्रेकिया में जा रही है। आप ट्रेकिया की जो लंबाई है वो ध्यान रखना भाई, 11 से 12 क्या है भाई? सेंटीमीटर है। ये बात कई बार पूछ लेते हैं। 11 से 12 क्या है? सेंटीमीटर है ट्रेकिया की लंबाई। ट्रेकिया के बाद कहाँ जाएगी? आगे जाएगी ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद में कहाँ बन जाएगी? ब्रोंकियोल्स में बंटेगी। और ब्रोंकियोल्स के बाद में वायु कहाँ जाएगी? एल्वियोल में जाएगी। क्या बात तो करी अभी अपन ने। ये लो, ब्रोंकियोल्स के बाद में गुच्छे नुमा आकृति। कौन सी आकृति भाई? गुच्छे नुमा आकृति, जिसे अपन ने क्या बोल दिया? एल्वियोलाई कह दिया। यहां पर लास्ट में वायु जाएगी आपकी। और लिखा नोट, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस एक्सचेंज। क्या होती है भाई? गैस एक्सचेंज होती है, यानी रक्त में यहां पर ऑक्सीजन घुल जाएगी और रक्त की CO2 निकल जाएगी। इसे बोलते हैं गैस एक्सचेंज कहते हैं। बात करते हैं बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन। जो एल्वियोलाई के अंदर गैस एक्सचेंज हुई थी उसे बोल दिया बाहरी श्वसन या बाह्य श्वसन। लिखा है वायु कोष्ठिका कोषों व रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? बाहरी श्वसन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं? रक्त क्या लेके गई भाई? यहां से रक्त, यहां से ऑक्सीजन लेके चली गई, रक्त में ऑक्सीजन घुल गई और शुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुसीय सिराओं के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद में गया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में गया, बाएं नीले से वो गया महाधमनी में, और महाधमनी से धमनियों में, और धमनियों से गया था प्रत्येक कोशिका तक। क्या गया? रक्त गया था। कैसा रक्त गया था? शुद्ध रक्त गया था। गया था क्या भाई? और शुद्ध रक्त जो है वो ये मान लो सेल है, कोशिका है, इसमें शुद्ध रक्त चला गया, यानी रक्त ने अपनी ऑक्सीजन छोड़ दी क्या यहाँ पर, और वापिस रक्त जो है वो यहां से क्या लेकर के आएगा? कोशिका से CO2 लेकर के आएगा। तो बताइए कि कोशिका में भी गैस एक्सचेंज हुई कि नहीं हुई? ऑक्सीजन यहां छोड़ दी और CO2 यहां से निकल गई। तो सेल में जो होती है गैस एक्सचेंज उसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। लिखा है कोशिका और रक्त के बीच O2 व CO2 का आदान प्रदान होना आंतरिक श्वसन कहलाता है। ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना। बाह्य का मतलब है एल्वियोलाई में जो हुआ था, और आंतरिक का मतलब है कहाँ हुआ था? आपके सेल में हुआ था, कोशिका के अंदर हुआ था। अब कुछ शब्दावलियां हैं भाई, ये अपने को ध्यान होनी चाहिए। बहुत सिंपल सवाल पूछते हैं। टाइडल वॉल्यूम, श्वास से संबंधित कुछ आयतन है। पहला है प्राण वायु आयतन या टाइडल वॉल्यूम। अपन एक सामान्य श्वास लेते हैं ना भाई, सामान्य श्वसन में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है टाइडल वॉल्यूम, और सामान्य मान होता है इसका 500 ml।
जो 800 लिखा है ये एक्सरसाइज करने के बाद हो सकता है 800 ml तक, इसको अभी आप भूल जाओ। ये लो, कितना होता है भाई 500। कब? एक सामान्य शोषण में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा से बोल दिया अपन टाइडल वॉल्यूम। अगला है अवशिष्ट आयतन या रेजिड्यूल वॉल्यूम। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। कहां बचा हुआ? फेफड़ों के अंदर बचा हुआ। ठीक है। प्रयास पूर्वक लिखा है, बलपूर्वक या प्रयास पूर्वक श्वास छोड़ने के बाद मैं जोर लगा के मैंने श्वास बाहर निकाल दिया, और श्वास बाहर निकालने के बाद भी अगर फेफड़ों में वायु की मात्रा बची हुई है उसे बोल दिया मैंने अवशिष्ट आयतन। और ये मात्रा होती है लगभग 1200 ml। कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 1200 ml होती है। कौन सी मात्रा? अवशिष्ट आयतन होती है। यानी आप कितना भी जोर लगा के श्वास बाहर निकालें, आपके लंग्स में, फेफड़ों में वायु की मात्रा बची रहेगी। उसके बाद प्रश्वसन आरक्षित आयतन, ये अब मैं जो बता रहा हूं आगे वाली बातें ये एमपीएड वालों के लिए है भाई, बीपीएड वाले इनके ऊपर गौर मत करना। प्रश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है कि एक सामान्य श्वसन के बाद में, एक सामान्य श्वास लेने के बाद में प्रयास पूर्वक ली गई सांस की मात्रा, इसे बोल दिया अपन ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कह रहा है कि एक सामान्य प्रश्वसन के पश्चात, सामान्य क्या? टाइडल वॉल्यूम के पश्चात, सामान्य प्रश्वसन, श्वास अंदर ली मैंने, ठीक है। सामान्य प्रश्वसन के पश्चात बलपूर्वक ली गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? प्रश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। इसकी मात्रा भाई आपके 3000 से 3300 कितनी होती है? 3000 से 3300 ml होती है। क्लियर है? अगला है निश्वसन आरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उल्टा कर दो, क्या था प्रश्वसन आरक्षित आयतन? कि एक सामान्य प्रश्वसन के पश्चात प्रयास पूर्वक ली गई वायु की मात्रा। वैसे ही एक सामान्य निश्वसन के पश्चात, यानी श्वास छोड़ने के बाद प्रयास पूर्वक छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है निश्वसन आरक्षित आयतन। और इसकी मात्रा भाई 1000 से 1200 ml तक होती है। ठीक बात है क्या? इसे बोल दिया प्राण वायु आयतन या टाइडल वॉल्यूम। एक सामान्य प्रश्वसन या निश्वसन में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा कितनी होती है? 500 ml। अवशिष्ट आयतन, प्रयास पूर्वक श्वास छोड़ने के बाद भी फेफड़ों के अंदर बची वायु की मात्रा कहलाती है अवशिष्ट आयतन या रेजिड्यूल वॉल्यूम। प्रश्वसन आरक्षित आयतन, एक सामान्य प्रश्वसन के पश्चात प्रयास पूर्वक ली गई वायु की मात्रा। निश्वसन आरक्षित आयतन, एक सामान्य निश्वसन के पश्चात प्रयास पूर्वक छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है निश्वसन आरक्षित आयतन। इतनी बात याद नहीं रहे तो आप दो बात ध्यान रखना, प्राण वायु आयतन और अवशिष्ट आयतन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके बारे में, इसके बारे में करेंगे भाई, ये लीजिए वाइटल कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और कुछ याद रखो मत रखो, लेकिन वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4500 से 4800 होती है। 4500 से 4800 ml होती है। ये बात ध्यान रखना। क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम बोल देता हूं, एक फेफड़ों की वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति सामान्य प्रश्वसन के पश्चात अधिकतम गहरी श्वास लेकर पुनः बल के साथ हवा बाहर निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? जीवधारिता कहते हैं। लिखा है कि एक सामान्य प्रश्वसन के पश्चात सांस ली सामान्य मैंने, उसके बाद प्रयास पूर्वक सांस और लेनी है, और उसके बाद प्रयास पूर्वक सांस को बाहर निकालनी है। इन तीनों को अगर जोड़ोगे अपन
तो कितना मान आएगा, 4500 से 4800 आएगा। फेफड़ों की क्षमता है, फेफड़ों की वह क्षमता जिसमें एक सामान्य प्रश्वसन के पश्चात बलपूर्वक श्वास लेना तथा प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकालने की क्षमता कहलाती है जैवधारिता या वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद एक ये फैक्ट याद रखें, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, 6000 ml या 6 लीटर बोल सकता हूं क्या मैं, 6 लीटर बोल सकता हूं ना। 6000 ml जो होती है वो फेफड़ों की क्या होती है, कुल क्षमता होती है भाई। उसके बाद ये फैक्ट याद रखो एक, तो इसको छोड़ो, स्पाइरोमीटर क्या रखेंगे भाई, स्पाइरोमीटर जो होता है वो श्वसन दर मापी यंत्र है। जैसे अपन ने बात की ना कि हृदय दर मापी यंत्र, स्टेथोस्कोप की बात की थी, वैसे ही श्वसन की दर मापने वाला या जैवधारिता मापने वाला यंत्र कौन सा है, स्पाइरोमीटर के नाम से है, इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है। सामान्य जो आपकी होती है ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 16 से लेकर के 20 होती है, यानी अपन 1 मिनट के अंदर 16 बार या 20 बार श्वास लेकर के छोड़ देते हैं। उसके बाद आप लोग बात ध्यान रखेंगे, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है भाई, फेफड़े हैं, और तो कौन सा है, कौन से हैं, लंग्स। फेफड़े जो है वो प्रमुख अंग है श्वसन तंत्र का। उसके बाद एक बात ध्यान रखें कि फेफड़ों का, जैसे मान लो ये फेफड़ा है, मान लो इसका जो बाह्य आवरण है इसे बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्लूरा कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे और कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूं, छोड़ दो इन सबको। VO2 मैक्स, VO2 मैक्स का अपन को ध्यान होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। V का मतलब वॉल्यूम, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन, मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम, कि आप ऑक्सीजन की मैक्सिमम कितना वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं। कब लिखा है, अभ्यास के दौरान जब एक व्यक्ति अपने अधिकतम भार के स्तर को प्राप्त कर लेता है तो उस दौरान 1 मिनट में फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई वायु की मात्रा 1 मिनट में। 1 मिनट कब मापेंगे भाई, ये मापेंगे जब खिलाड़ी एक्सरसाइज कर रहा होगा और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो उसकी हार्ट रेट है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है, यानी एक खिलाड़ी जो है वो अपने हाईएस्ट लोड के लेवल पर है। हाईएस्ट लोड का लेवल का मतलब है कि उसकी हार्ट रेट जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, कि भाई इससे ऊपर तो मैं अब और प्रयास नहीं कर सकता। जब उसकी हार्ट रेट जो है वो हाईएस्ट पहुंच जाएगी तब उसको रोकेंगे और 1 मिनट तक इक्विपमेंट लगा करके ये नापेंगे कि ये बंदा 1 मिनट के अंदर कितनी ऑक्सीजन अंदर ले रहा है। श्वास चलेगी तेज बहुत, तो तेज तेज श्वास लेगा और 1 मिनट में जो वो ऑक्सीजन लेगा अंदर वो होगी उसकी VO2 मैक्स। ये कब नापेंगे, जब उसकी हार्ट रेट जो होगी वो हाईएस्ट लेवल पर होगी। ठीक बात है क्या। अब बात करते हैं कि श्वसन तंत्र के ऊपर व्यायाम का प्रभाव, किसकी बात करेंगे भाई, टाइम काफी हो गया है, हर एक बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जितना हो सकता है, जितना मेरे पास टाइम है। बाकी अपन लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, दिन बहुत कम बचे हैं आपके पास में। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर किसका प्रभाव, व्यायाम का प्रभाव। किसका भाई, व्यायाम का। अच्छा, व्यायाम से फेफड़ों का आकार क्या होता है, बढ़ता है, यानी फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। श्वास दर घटती है, इंपॉर्टेंट, अपन ने लिखा था व्यायाम करने से हृदय की दर भी क्या होती है, वो भी घटती है, और श्वास दर भी क्या होती है भाई, घटती है, दोनों ही कम होती है। तो श्वास दर होती है ना आपकी सामान्य 16 से 20,
ये हो सकती है आपके 14 से 16, और भी ट्रेंड एथलीट है तो 12 से 14, फिक्स नहीं है। आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं कि अवरुद्ध वायु कोष्ठिका कोष, यानी कोई भी एल्वियोलाई जो है, जो थी ना गुच्छेनुमा संरचना जहाँ गैस एक्सचेंज हुई थी फेफड़ों के अंदर, उन्हें बोल दिया अपने एल्वियोलाई। कोई भी एल्वियोलाई में अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज खुल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ब्लॉकेज खुल जाएगा। प्रश्वसन व निश्वसन का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रश्वसन माने श्वास लेना, नी माने श्वास छोड़ना। तो एक ट्रेंड एथलीट की जो श्वास लेने की क्षमता है और छोड़ने की क्षमता है वो दोनों ही बढ़ जाएगी। सेकेंड विंड देर से आएगी, आप तो रट लो खाली। सेकेंड विंड क्या होती है अभी समय नहीं है। सभी प्रकार के श्वसन के जो आयतन है वो बढ़ जाएंगे ना भाई। टाइडल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, कमी किसी में नहीं आएगी। VO2 मैक्स बढ़ जाएगा। क्या बात की ना अभी अपन ने? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम, यानी VO2 मैक्स, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। भाई सब प्रकार के आयतन बढ़ रहे हैं, सारे प्रकार के श्वास बढ़ रहे हैं, तो श्वास के साथ क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, हृदय वाहिका समन्वय बेहतर हो जाएगा। हृदय का मतलब तो हृदय हो गया, और वाहिका का मतलब यहां पर है भाई फेफड़ों से। किससे है? फेफड़ों से है भाई। तो दोनों ही हृदय और जो फेफड़े हैं, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो क्या हो जाएगा भाई? बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। और इसमें आपको कुछ भी बात ध्यान नहीं रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं पाचन तंत्र की। अब समय काफी हो चुका है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ये बात करेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। जितना पढ़ाया है मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं। पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र, इनमें से सवाल बहुत रेयर पूछते हैं। जितने पूछेंगे उसकी बात मैं कर लूंगा कल की क्लास के अंदर। एक टॉपिक है आपका पोषण और रोग। टॉपिक का नाम क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन और डिजीज। यहां से सवाल पूछ लेते हैं, तो इनकी बात मैं नेक्स्ट क्लास तक पूरी कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक ये आपका चैप्टर पूरा कर दूं। नहीं भी होगा तो उससे अगली क्लास में पूरा कर दूंगा। आप ये 5 क्लास जो होगी, ये 4 क्लास होगी, इनको तसल्ली से देखें और स्टडी करें। मेरा मानना है कि आपका सवाल इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। इसके बाद अपन लेकर के आएंगे गेम्स एंड ओलंपिक। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अब कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखें। नमस्कार।